हेलो हेलो हेलो। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? मजा आ रहा है? समेरा रैना का वो जो स्टिल अलाइव वो देख लिया होगा है। लेक्चर तो बाद में देख लेंगे। तो करें स्टार्ट। आपके पास आज जो टॉपिक है जिससे सब बच्चों को डर लगता है, मैं सही बता रहा हूँ। ऑसिलेशन। मेरे को खुद को सही नहीं लगता था। मेरे को लगता था यार कौन करेगा यार ये वो। पर एक चीज बताऊं आपको, इससे जो क्वेश्चंस आता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन तो मैं नीट 26 में देखने को मिल सकता है। ठीक है। और ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। 5-10 फॉर्मूला होंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है। करें स्टार्ट। तो अपन आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? ऐसे बता देता हूँ ओरली। अपन पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। पहले तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन, एसएचएम। उसके बाद में अपन पढ़ लेंगे पेंडुलम के बारे में, कंपाउंड। और उसके अलावा डैम्प्ड ऑसिलेशन अपने सिलेबस में है नहीं, तो नॉर्मल नॉर्मल चीजें अभी पढ़ लेंगे। अब तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या होता है पीरियोडिक एसएचएम। ये होता है पीरियोडिक पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? एक ऐसा मोशन जो एक फिक्स टाइम के बाद एक दूसरे मतलब खुद को रिपीट करता है, वो होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक में जैसे तुम बोल सकते हो सर्कुलर और ऑसिलेशन, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, क्लॉक वगैरह। तो ये तुम्हारे पास हो जाता है पीरियोडिक। अब ये दो टाइप का होता है। ठीक है। एक तो जो मोशन होता है पीरियोडिक, वो टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मीन्स क्या होता है? टू एंड फ्रो का मीन्स होता है कि एक किसी मीन पोजीशन के अबाउट वो ऑसिलेट करता है, उसके पास आता है जाता है, आता है जाता है, तो बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। इसके अलावा एक होता है जो नॉन टू एंड फ्रो होता है ना? अब टू एंड फ्रो मोशन जो होता है इसको अपन बोलते हैं ऑसिलेशन। ओसिलेशन। स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना यार। ठीक है, डबल एल आता है। ठीक है। और शायद सिंगल। ऑसिलेशन। अब ऐसा ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड क्या हो? कम हो। एम्पलीट्यूड कम हो। एम्पलीट्यूड कम से क्या मीन्स है? मतलब जैसे ये जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ये बहुत छोटा हो एम्पलीट्यूड, मतलब बहुत छोटा। ठीक है। उसको बोलते हैं अपन एस एच है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तीनों चीजें क्लियर होगी, बेसिक बेसिक। ये देखो, एसएचएम क्या है? एसएचएम ये है अपने पास एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एसएचएम की खास बात यही है कि यहाँ पे मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म हो गई अगर एक्सीलरेशन प्रेजेंट होगा, पर एक्सीलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि एक्सीलरेशन भी अपने पास चेंज होता है विद द पोजीशन। टोटल एनर्जी कंजर्व होती है टू एंड फ्रो स्मॉल एम्पलीट्यूड अबाउट द इक्विलिब्रियम। ठीक है। फोर्स क्या होता है? जो अपने पास ऑसिलेशन आता है उसमें फोर्स, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस ऑफ एक्स के। ये चीज याद रखना। कैसे? एक चीज देखना, जैसे मान लो तुम पेंडुलम ले लो एग्जांपल। ठीक है। ये जब इधर आता है, यहाँ पे आता है एक, ये एक आता है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ना इसको बोलते हैं अपन एम्पलीट्यूड। ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम जो दूर जाता है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब देखना कि इसके अंदर यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इसको रिस्टोर करके इधर की तरफ लाने का ट्राई करेगा। ठीक है। और अगर इधर की तरफ जाएगा तो भी ये फोर्स इधर की तरफ लाएगा, है ना? इधर की तरफ जा रहा होगा ना, तब भी ये फोर्स इसको इधर ही खींचेगा। मतलब ये फोर्स इसको मेन पोजीशन पे ही लाना चाहता है कैसे भी करके। ठीक है। अब देखना, एक्सीलरेशन फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सीलरेशन जो फोर्स होता है वो हमेशा मीन पोजीशन के अबाउट ही होता है। पता ही चल गया, ये फोर्स तो हमेशा इधर ही लगेगा, एक इधर ही जाओ। अब एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होता है
और वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है? मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि जब ये यहां से आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे जीरो होगी, और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। सिंपल सिंपल पॉइंट है, एक बार ओवरव्यू दे दिया। चलो अब देखना एक चीज, पहले अपन थोड़ा पेज पे देख लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस ऑफ एक्स के। ठीक है, अब एक चीज बताना, फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, अगर मैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मैं के माइनस के एक्स लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज याद रखना, यहाँ पे एक्स की पावर ओड होती है। ठीक है, ओड पावर होती है, लेकिन जैसे मान लो मैं बोलूं एफ की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर 3, तो ये ऑसिलेशन होगा, लेकिन ये एसएचएम नहीं होगा। दिस इज एन ऑसिलेशन but not SHM because its amplitude is too high। थोड़ा समझ में आया? अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखना एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स लिख सकता हूँ? ये यहां से समझ में आता है। दूसरी चीज देखना, तुम्हें पता हो कि मैं एक्सेलरेशन को इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ? अब तुम ये पूछोगे, बताऊंगा वो भी आगे बताऊंगा। एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। अब क्या ओमेगा स्क्वायर मेरे पास के अपॉन एम के बराबर है? हाँ, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम। क्या मैं ओमेगा को के अपॉन एम लिख सकता हूँ? ये सारी चीजें तो एक बार रट लो, रट लो, रट लो, रट लो। ये सारे फॉर्मूलाज एक बार दिमाग में डाल लो। अब चलते हैं आगे। अब देखना ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, कितनी बार आया है ये क्वेश्चन? 94, क्या है ये, कौन सा कलर लू? ये 1994, 88 और ये 03, 2003। ठीक है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम अलोंग एक्स एक्सिस, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय। क्या है कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो इसका फोर्स कैसे देंगे? अब देखना फोर्स क्या होता है, माइनस के इंटू एक्स। ए ए कोई कांस्टेंट होगा, मल्टीप्लाई कराएंगे, या इसका एम्पलीट्यूड होगा, तो क्या माइनस में के एक्स इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या बोलोगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन के लिए तुम क्या बोलना चाहोगे? इतना इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन भी नहीं बोलो इसको तो। अब देखना एक चीज जो बच्चों को ज्यादा ही कंफ्यूजन रहता है वो होता है ओमेगा और एफ के बीच में। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा होता है अपने पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये जो होता है अपने पास होता है ओनली फ्रीक्वेंसी। अब देखना, अब मेरे को ये देख मतलब ये बताना कि इसकी यूनिट क्या होती है। मैं बोलता हूँ रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? टी इज इक्वल ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये तो पता है, इतना पता है। अब देखना फ्रीक्वेंसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसकी यूनिट क्या होगी? सेकंड इनवर्स। अब एक चीज देखना, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलता है कि इसको डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी बोल देगा ओमेगा को। तो तुम्हें किस चीज पे विश्वास करना है? तुम्हें विश्वास करना है इस यूनिट पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड, तो याद रखना रेडियन पर सेकंड यूनिट होती है ओमेगा की, भले ही यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हो। ठीक है, अब देखना रेडियन पर सेकंड है, तो इसमें बोला है कि है ना फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू है अपने पास पाई। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? टाइम पीरियड बताना है, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू पाई। पाई से पाई चला गया तो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड आ गया।
इजी था, बस यही कंफ्यूजन मेरे को बताना था। इस चीज को तुम कहीं नोट कर लो और लिख लो कि मेरे को कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ऐसे कंफ्यूज करना चाहे तो। जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम बता दी, इसके अलावा जो सारे रिलेशन थे वो बता दिया। एक अब पोजीशन पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बता देता हूँ, ठीक है। एक्स को मैं लिख सकता हूँ ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब यहाँ पे कौन क्या है वो चीज बता देता हूँ, देखना। ए क्या है यहाँ पे, व्हाट इज ए, वो होता है अपने पास एम्पलीट्यूड, कि पार्टिकल कितना मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारे पास ये ओमेगा, ओमेगा होता है तुम्हारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर आता है तुम्हारे पास फाइव, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जो फेज डिफरेंस होता है, जो फेज होता है, सॉरी फेज होता है, वो होता है फाइव। एट टी इज इक्वल टू जीरो जो फेज होता है उसको अपन फाइव बोलते हैं। अब इस पूरे ये होता है ना, ये इस पूरे को अपन फेज ही बोलते हैं। लेकिन टी इज इक्वल टू जीरो पे जो फेज होता है, यानी कि इसको जीरो करने पे जो फेज आता है वो फाइव आता है। समझ में आया? अब देखना, ये अपने पास हो गया पोजीशन के रेस्पेक्ट में। अब ये पोजीशन आ गई अगर अपने पास, तो अपन इससे एक्सीलरेशन और वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूलास डायरेक्ट बता देता हूँ, देखना। एक्स क्या लिख सकता हूं मैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अभी फाइव को अपन कंसिडर नहीं करते, यानी कि ए साइन ओमेगा टी। अब वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, तो क्या ये आ जाएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ओमेगा कोस ओमेगा टी, क्या ये आ जाएगा? अब पूछोगे कैसे आएगा ये ओमेगा, बाहर कैसे आया? इनसाइड आउटसाइड रूल बताया था डिफरेंशिएशन में, कि अगर सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा और फिर इसका करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास ए ओमेगा कोस ओमेगा। एक्सीलरेशन क्या आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। रट लो इनको, नहीं याद हो रहा ना, रट लो ये तीन चीज। उसके बाद में मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। एक्सेलरेशन को मैं अगर एक्स के फॉर्म में लिखूं तो माइनस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस। इतनी चीजें समझ में आ गई, ये बस ये याद कर ले, ये पूरा एसएचएम है, ये तेरा पूरा एसएचएम है, मतलब जहां से मेनली क्वेश्चन आता है, ये तेरा पूरा यहीं पे खत्म हो जाता है। देखना आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शन, आइडेंटिफाई द फंक्शन आ गया विच रिप्रेजेंट ए नॉन पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन कि जिसमें हो ही नहीं सकता। अब ये सीधा सीधा दिख रहा है यार अलग से, क्यों? इसकी पावर में ओमेगा टी है जो कि टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट रहता ही है ना। अब यहाँ पे साइन साइन साइन, ये जो साइन की फॉर्म में होती है वो पीरियोडिक मोशन होती है, ठीक है। लेकिन ये पीरियोडिक मोशन नहीं है। अब देखना, ये चीज तुम याद करोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हें ये रिमेंबर रहेगा ना, तो तुम क्वेश्चन जल्दी बना पाओगे। बाकी याद करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो नहीं करा कभी। फाइव इक्वल टू जीरो, मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन, फाइव इक्वल टू जीरो रहेगा, फाइव इक्वल टू पाई बाई टू रहेगा, तब तुम्हारा मोशन स्टार्ट होगा फ्रॉम। ये चीज याद कर लेना। एक्सट्रीम क्या होता है, लास्ट पॉइंट, यानी कि एम्पलीट्यूड यहाँ पे होगा ये पाई बाई फोर रहेगा, तब तुम्हारा होगा ए बाई रूट टू, है ना। उसके अलावा तुम्हारे पास जब पाई बाई सिक्स से स्टार्ट होगा तब तुम्हारा होगा पाई बाई ए बाई टू। ये चीज याद कर लेना, मतलब मैं तो यही बोलूंगा अगर तुम्हें जल्दी क्वेश्चन बनाने हैं तो, और नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये कौन से प्रो सीख लेते हैं। हाँ गया वो पेज, ओपन एड किया, देखना।
एक कॉन्सेप्ट और जो एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा देखते हैं। अब कोई पार्टिकल है यहाँ पे मीन पे, ये टी एक्स इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब ये पार्टिकल जाता है पहले ए पे, ये ए, ठीक है। इधर की तरफ इसका है माइनस ए। 2 से 3 चीजें याद करनी है, क्या क्या। यहां से जब ये x इज इक्वल टू 0 से a/2 पे जाता है, तब जो ये फेज डिफरेंस जाता है वो अपने पास होता है π/6। ये चीज याद रखना, पहली चीज। दूसरा, जब ये यहां पे जाता है तो π/3 फेज डिफरेंस होता है a/2 से, और टोटल फेज डिफरेंस जो आता है वो तुम्हारे पास आता है π/2। कुछ समझ में आया? जब यहां से a/2 पे जाता है तो फेज डिफरेंस आता है π/6। जब a/2 से a पे जाता है तब फेज डिफरेंस आता है तुम्हारे पास π/3। और जब यहां से पूरा नापता हूं तो आता है π/2। इतनी चीज समझ में आई? अब जब ऐसे वापस a/2 पे आएगा तब भी π/3 आएगा, ठीक है। और जब यहां से π/6 आएगा, यहां से π/6 आएगा और टोटल जोड़ूंगा तो यहाँ पे पाई फेज डिफरेंस हो जाएगा π/2 प्लस π/2, ठीक है। अब यहां से वापस आऊंगा मैं, तुम्हें ये तो पता है ना कि यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, ये होता है एक टोटल टाइम पीरियड। जो यहां से ये पूरा होता है ये ऑसिलेशन होता है, और इसका जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं पूरा टाइम पीरियड। अब यहां से a/2 पे आएगा वापस माइनस के, तब हो जाएगा इसका π/6 चलता है, पाई पहले ही है तो पाई प्लस पाई बाई कितना हो गया 6, तो 7π/6, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ पे आएगा तब क्या होगा, यहाँ से फिर π/3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, π/2 है, यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3π/4, सही है। और ये सॉरी 3π/2 हो जाएगा, 3π/, फिर यहाँ से वापस π/6 जोड़ेंगे, फिर सॉरी यहाँ से π/3 जोड़ेंगे और यहाँ से π/6 जोड़ेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको तुम याद कर सकते हो। अब देखना, पाई क्या 2π में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है, क्या पाई में जो टाइम लगता है वो t/2 होता है। जहां जहां पाई दिख रहा है ना, जहां जहां पाई दिख रहा है तुम्हें के अंदर, वहां पे टाइम पीरियड रख दो, t/2 रख दो। मतलब यहाँ पे क्या है, π/6 है, तो अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे टाइम लगेगा t/12, यानी कि टाइम पीरियड का जो 12वां हिस्सा है वो यहां से यहां तक में लगता है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं π/3 में रखूंगा तो ये हो जाएगा π/6, यानी कि यहां से यहां तक में इसको लगता है t/6 टाइम, और टोटल मैं रखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास t/4। ये चीज तुम रख रख के देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा, नॉर्मल नॉर्मल चीजें। अब देखना ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये देखना, ये नीट का क्वेश्चन है 23 का। अब तुम्हें ये चीज इजी लगेगी, क्यों? क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट आ गया है। देखना कैसे, ये बोल रहा है कि फॉर द गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्टली रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। इस सिचुएशन के लिए एसएचएम की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। अब देखना, ये इस पॉइंट पे है, v इक्वल टू, इसकी वेलोसिटी इधर है और t इक्वल टू 0 पे इस पॉइंट पे है। तो देखना यहाँ पे ए साइन ओमेगा, शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ए साइन सब में है, ओमेगा ओमेगा टी सब में है। क्या चीज नहीं है, वो है तुम्हारे पास ये फेज फाई, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे इसका फेज डिफरेंस क्या होगा वो देखना है। अब ये a/√2 पे है और इधर की तरफ आ रहा है, तो क्या पहले ये t यहाँ से यहाँ गया होगा a/√2 पे, तो कितना फेज डिफरेंस था, π/4। मैंने बताया, अभी बताया जस्ट ये चीज, है ना। a/√2 पे जाता है तो π/4, a/2 पे जाता है तो π/6, और a यहाँ से π/4 है तो यहाँ से वापस π/4 आता है तो पूरा π/2 आता है, तो यहाँ से वापस π/4, ठीक है। दो चीज हो गई। तीसरी देखना, यहां से वापस आता ही है π/4,
π/4 π/4 वापस आने का भी π/4। तो यहाँ पे इस तरफ उसकी वेलोसिटी होगी इस टाइम पे बताना है। तो इस टाइम पे तीनों फेज को जोड़ 3π/4 आएगा 3π/4। अब देखना कि पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, ये चीज देखनी है। कैसे देखेगा कि वो पॉजिटिव में दिख रहा है, वहां पे पॉजिटिव में आ रहा है ना, ये जो फेज आ रहा है, अगर इधर की तरफ आता है ऐसा तब तुम बोलते कि नेगेटिव में। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा ये वाला आंसर। आया समझ में? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देख लेना। ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। क्या है ये? द रेडियस ऑफ ए सर्कल, टाइम पीरियड, रिवोल्यूशन, यह है इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रिवोल्यूशन आर इंडिकेटेड बाय वाई प्रोजेक्शन द रेडियस ऑफ वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल इज पी। ये रेडियस दे रखी है और इसकी क्या बताना है मेरे को? एसएचएम की इक्वेशन बताना है। अब देखो एसएचएम की इक्वेशन में एक चीज तो तुम्हारे को आइडिया लग रहा होगा, क्या कि यहाँ पे जो इसका क्या ये एम्पलीट्यूड होगा, क्या वो हर जगह 3 मीटर ही रहेगा? तो क्या जहां पे एम्पलीट्यूड 4 है 4 है वो तो काट दो। उसके बाद में देखना यहाँ पे ओमेगा मतलब ओमेगा टी होता है ना, तो मेरे को ओमेगा निकालना है। ओमेगा टी देखना, ओमेगा टी ओमेगा टी निकालना है। तो क्या ओमेगा मेरे पास होता है 2π/टी और यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है 4 सेकंड, तो क्या ये मेरे पास इंटू 4 हो जाएगा? टाइम पीरियड दे रखा है मेरे को 4 सेकंड, क्या इसको 4 लिख दूं तो क्या ये π/2 हो जाएगा? तो क्या ये जो फेज आएगा क्या ये π/2 आएगा? एक सेकंड, π/2 आ गया है ना, π/2 आ गया। वापस देखना, ओमेगा क्या होता है 2π/टी, टाइम पीरियड क्या है तुम्हारे पास 4 सेकंड, तो ये हो जाएगा π/2। टाइम पीरियड ये हो गया तुम्हारे पास ओमेगा टी, यहां से यहां तक आएगा, है ना, यहां से यहां तक आएगा। तो ओमेगा तुम्हारे पास आ ही गया, टी तुम्हारे पास दे रखा है, तो ओमेगा टी जहां पे π/2 है वो देख लो, आंसर आ जाएगा। π/2 टी कहाँ है? हाँ इसमें और इसमें, ये तो 4 था पहले वैसे कट गया, और ये वाला तुम्हारे पास हो जाएगा। देखना यार इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं करा मैंने कुछ। देखना 3 मीटर इसकी रेडियस है, सबको पता है, तो क्या इसका एम्पलीट्यूड 3 होगा? 3 वाला ऑप्शन तो देख लो, 4 वाला काट दो। उसके बाद में जब ये यहां से यहां तक जाएगा तो cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी किसी के तो फॉर्म में आएगा, है ना, और ये ओमेगा टी के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे ओमेगा टी निकालना है। अब ओमेगा के लिए क्या करूंगा 2π/टी, और टाइम पीरियड यहाँ पे दे रखा है, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई π/2, π/2 आ गई, π/2 किसी में नहीं है, आंसर इजी है। ये देखना, ये तुम्हारा हो जाएगा होमवर्क, सेम क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन शोज हार्मोनिक वेरिएशन टाइम हैविंग सेम पीरियड, है ना। द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड एट टाइम ओमेगा, ये सारी चीजें ना, ये क्या है, ये तुम्हारी वही दे रखी है जो मैंने अभी फॉर्मूलाज बताए थे, उसको लैंग्वेज में लिख रखा है। एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, क्या यहाँ पे नहीं बताता, फिर 2 पेज रेड हो गए, यहीं पे बता देता। तुम्हारे पास जो पोजीशन होती है, जो तुम्हारे पास पोजीशन होती है, ठीक है, वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन होता है। एक चीज सिंपल सी याद कर लेना, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, पोजीशन से वेलोसिटी π/2 आगे होती है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन π/2 आगे होता है। ये चीज याद कर लेना बस। इनमें जो फेज डिफरेंस होता है π/2 और π/2, और मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन और ये पोजीशन में कितना होगा, पाई। आया समझ में? कितना समझ में आ गया? यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में, ले नीट में यहां से पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछ लिया ये चीज, फेज डिफरेंस देखना आगे। द फेज डिफरेंस
between displacement and acceleration of a particle in simple harmonic motion. किस किस में पूछा है? द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन. ठीक है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम ही बात. तो क्या मैंने बोला था कि पाई रेडियन पर सेकंड आता है, बोला था अभी? कैसे बोला था बताओ? अभी बोला तो था कि पाई बाई टू और इन दोनों के बीच में पूछे तो पाई. ठीक है, एग्जीक्यूटिव ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम और पीरियड 2 सेकंड. टाइम पीरियड दे रखा है, एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर दे रखा है. इफ डी एंड डी आर द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट covered by the particle in 12.5 सेकंड, देन डी अपॉन डी बताना है. अब देखना टाइम पीरियड क्या है इसका, 2 सेकंड, यानी कि यहां से स्टार्ट होके वापस यहां जाके यहां आके वापस यहां आके यहां आके और यहां आके, ये 2 सेकंड में कर लेता है. ठीक है, तो ये 0.5 0.5 0.5 और 0.5, ये कुछ नहीं है, ये तो मैंने ऐसे बताने के लिए किया है कि यहां से यहां ऐसे ही आता है ये सिंगल लाइन पे. ठीक है, तो ये यहां से ए जाने में कितना टाइम लगाता है, 0.5 सेकंड. अब टोटल डिस्टेंस क्या होगी, क्या टोटल डिस्टेंस में मैं जितने पूरे चक्कर काटेगा, जितने ये करेगा, वो सारी चीज जोड़ूंगा. तो क्या ये 12 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? अगर 2 सेकंड में ये कितने लगा लेता है, ए ए ए ए, यानी कि 2 सेकंड में ये 4a चल लेता है डिस्टेंस. ठीक है, तो 12.5 सेकंड में कितना चलेगा, पहले देखते हैं कि 1 सेकंड में कितना चलेगा. तो a बाई 2 है, 12.5 सेकंड में कितना चलेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 25a. ये चीज तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ये तो 9th क्लास की है ना. अब देखना कि ये तो हो गया डिस्टेंस, अब डिस्प्लेसमेंट कितना चलेगा 12.5 सेकंड में या 12.5 सेकंड में, से मत करना है 12.5 सेकंड में. तो तुम मानते हो कि ना जब 2 सेकंड में एक चलता है तो कितनी बार चल गया होगा ये, 6 रिवोल्यूशन कर लिए होंगे और एक क्वार्टर, मतलब 6 रिवोल्यूशन करने में इसकी 12 सेकंड खत्म हो गई. उसके अलावा इसने 0.5 सेकंड में यहां से यहां तक कर लिया होगा कुछ. तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो तुम्हारे पास ए ही आएगा, और अपन को डी अपॉन डी का रेशियो पूछा है, तो डी अपॉन डी का रेशियो क्या हो जाएगा, जो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो तो आ जाएगा ए 25 अपॉन ए, ऐसे ए चला गया तो 25 आंसर. एक बार वापस देखना, नहीं समझ में आ रहा तो बाकी नॉर्मल ही बताया मेरे को, जहां तक लगता है इतनी कुछ डिटेल में बताने वाली बात नहीं है. ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग a system along the straight line, its velocity at distance x1 and x2 from the mean position is v1 and v2 respectively. Its time period is, मतलब x1 पे x1 और x2 पे वेलोसिटी दे रखी है और इसका टाइम पीरियड दे रखा है. ये चीज इंपॉर्टेंट है, पर इसका डेरिवेशन अपन नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. ये शायद तुम्हारे एआईपीएमटी 15 क्वेश्चन है ना, इस फॉर्मूले से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, नीट और जी दोनों में. तो इसका जो आंसर आएगा टाइम पीरियड का वो आएगा. ठीक है, इसके आगे चलते हैं. द एक्स्ट ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज shown in the figure. The acceleration of the particle at t is equal to 2 second is, t is equal to 2 second पे इसका एक्सेलरेशन बताना है ना. एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या तुम्हारे पास ओमेगा स्क्वायर एक्स ओमेगा स्क्वायर ए होता है, वो भी माइनस में. ठीक, अब ओमेगा कहां से निकालूंगा, ओमेगा निकाल लेते हैं. ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी. इसका टाइम पीरियड क्या होगा, कोई बता सकता है? टाइम पीरियड होगा कि यहां से ये वेव फॉर्म जो ये पूरा कर लेता है वो होता है इसका टाइम पीरियड. तो 8 सेकंड में ये पूरा कर लेता है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई बाई होगा 8 सेकंड 8, तो पाई बाई 4 हो जाएगा इसका ओमेगा, पाई बाई 4 इसका ओमेगा हो जाएगा. अब देखना पाई बाई 4 इसका हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर इंटू ए.
अब t इक्वल टू 2 पे a कितना है वो देखना है। t इक्वल टू 2 पे a जो आ रहा है x, को x भी बोल सकते हो, ओमेगा स्क्वायर x ज्यादा रहेगा सही है, ठीक है। x क्या आ रहा है 1 मीटर, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे 1 लिख दूं, तो क्या ये मेरे पास पाई स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा, माइनस माइनस का पाई स्क्वायर 16 हो जाएगा। इजी था भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें क्यों लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ हार्ड आता है? ठीक है, एक बार हार्ड आ गया, उसके बाद में इस साल भी हाँ थोड़ा ठीक पेपर आएगा, बट हाँ क्वेश्चन यहीं से आएगा भाई, इन्हीं कॉन्सेप्ट से आएगा। सिलेबस लिमिटेड है, सिलेबस लिमिटेड है, फिर बोल रहा हूँ सिलेबस उनके पास कुछ नहीं है सब बहुत ज्यादा बनाने को। ये चीज है कि एम्पलीट्यूड बताना होता है, दो इक्वेशन रहती है उन, जैसे मान लो ये दो अपने पास ये है, तो इनमें से बताना होता है कि कौन सी इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा। अब देखना इस a प्लस बी साइन थीटा में एम्पलीट्यूड क्या होगा, सर एम्पलीट्यूड इसमें a प्लस बी, ये इसमें एम्पलीट्यूड होगा बी साइन ओमेगा, सॉरी बी एम्पलीट्यूड होगा। अब कैसे होगा भाई, जो ये टर्म होता है ना, ये ऑसिलेटिंग टर्म, इसको ही अपन बोलते हैं क्या, यही अपना एम्पलीट्यूड बनाता है। ये टर्म एम्पलीट्यूड में काम नहीं आता। अब यहाँ पे साइन और कोस दोनों आ गए, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपल सा वेक्टर वाला एडिशन वाला फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि ये साइन है ये कोस है, तो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, तो इसका जो एम्पलीट्यूड आता है ये आता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा आता है ए साइन ओमेगा टी और बी साइन ओमेगा टी। आधे लोग तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। भाई ये सेम है, ये दोनों सेम ऐसे है, यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी है और यहीं पे ऐसी इसी लाइन पे बी साइन ओमेगा टी है, तो ए प्लस बी आ जाएगा। बाकी ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, ये एसएचएम ही नहीं है, ये एसएचएम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए दोनों। ये टेन थीटा, ये कोई सा भी एसएचएम नहीं है, ठीक है। ये एक ये एसएचएम देख लेना। और अब देखना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन y इक्वल टू ये है, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन गिवन बाय। मैंने क्या बोला था, दो चीज याद रखना है ना। क्या मैंने बोला था कि ये इसमें पार्ट नहीं लेता ऑसिलेशन में, ठीक है। ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, तो इसके लिए क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम नहीं है। पहले काइनेटिक एनर्जी का बता दे तुम नॉर्मल नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी का बता दे तो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर, और यहाँ पे तुम्हारे पास वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है तुम्हारे पास 1/2 m इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये होगी ना। इसके बाद में देखते हैं आगे, ये काइनेटिक एनर्जी ये होगी, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। ये देखो ये कैसे हो गई, यहाँ पे अगर तू ऐसे करेगा, जैसे अगर इसको m को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है k अपॉन m, तो अगर m इधर m को मैं लाऊंगा m k अपॉन ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से अपने पास आंसर आ जाएगा, लेकिन अपन को डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद करने हैं। फॉर्मूलाज कैसे याद करेंगे, एक बार तुम इसको देख लो, मैं पानी वगैरह पी लेता हूँ यार, है ना। हाँ गई बोतल, ठीक है। अब करते हैं काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। वी को क्या लिख, अरे वी क्या होता है, वी होता है तुम्हारे पास ओमेगा ए स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे ओमेगा और आ जाएगा, ओमेगा एम एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से मैं एम ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, तो 1/2 इंटू के इंटू ए स्क्वायर माइनस
फॉर्मूलाज बता देता हूँ डायरेक्ट, एक सेकंड देख लो, पूरे फॉर्मूलाज बता देता हूँ क्या क्या है, डायरेक्ट याद रखना, कुछ ही नहीं करना, अभी टाइम नहीं है, फॉर्मूलाज रिवाइज करा देता हूँ। ये आ जाता है अपने पास फॉर्मूला, फॉर्मूलाज क्या क्या है, काइनेटिक एनर्जी है वो अपने पास है 1/2 इंटू के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस पे डिपेंड करती है पता है, बट तुम्हें याद कर लो 1/2 के एक्स। तीसरी चीज तुम्हारे पास होती है टोटल एनर्जी, दोनों का सम करोगे तब तुम्हारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू के ए स्क्वायर। अब तुम्हें एक चीज समझ में आएगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पोजीशन पे डिपेंड करती है पार्टिकल के, लेकिन टोटल एनर्जी कभी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे होता है ऐसा। अब देखना इसके जो ग्राफ बनते हैं, ग्राफ कुछ इस टाइप से बनते हैं। अब देखना ग्राफ कैसे बनता है। हम्म, हम्म, हम्म। ये किसका ग्राफ लग रहा है, किस चीज का ग्राफ हो सकता है ये, x इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, x इज इक्वल टू a है, x इज इक्वल टू a है। अब मेरे को ये बताना कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब जो एम्पलीट्यूड होता है उस पे कौन सी एनर्जी क्या होती है, 0 होती है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एम्पलीट्यूड पे जाके ये तुम्हारा एसएचएम रुक जाता है, तो ये होती है काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी का इसका जस्ट ऑपोजिट ग्राफ बनता है, ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है x इज इक्वल टू a पे, ठीक है। दो चीज समझ में आ गई मजे से। तीसरी चीज टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, तो ये चीज याद कर लेना, ये होती है तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी, और ये होती है तुम्हारे पास टोटल एनर्जी। ये दो तीन चीजें थी जो मैंने मेरे को बतानी थी, बाकी ये क्या ही देखोगे इसमें तो। अब देखना एक क्वेश्चन आता है अपने पास, ए पार्टिकल 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 ने परेशान कर दिया, पार्टिकल एग्जीक्यूट एट सच एन एम्पलीट्यूड ए है, दैट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। एक्स की वैल्यू बतानी है जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो। देखो 1/2 मैं कर सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कर देता हूँ, ठीक है। 1/2 के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1/2 कैसे, 1/2 के चला गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, इधर आएगा तो ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो 2 नीचे जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा a/√2, a/√2। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यही मेन का क्वेश्चन है, देख लेना एक बार अच्छे से कैसे किया है। काइनेटिक एनर्जी और टोटल जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ना, आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखना क्लास में एक छोटा सा ग्लिच आ गया था, उसकी वजह से एकदम से क्लास कट हो गई। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, उसके जस्ट आगे देखना, a particle executing simple harmonic motion has kinetic energy k naught cos square omega t, the maximum values of potential energy and the total energy। अब ये चीज देखना कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो है तुम्हारे पास k0 cos स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो ये k0 हो जाएगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k0 होगी। और ये पूरी काइनेटिक एनर्जी जब ये पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे, अब जोड़ना कैसे ये चीज देखना, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तब तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो टोटल एनर्जी भी तुम्हारे पास k नोट आएगी। तो ये सिंपल सा है, तुम एक बार देख लेना इसको ना। अब इसको थोड़ा सा क्लास की वजह से दिक्कत हो गई थी, इसकी वजह से थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा वापस देख। ये चीज है, ये चीज पोजीशन क्या होती है, पोजीशन तुम्हारे पास आता है, पोजीशन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का ध्यान रखना। इसका टाइम पीरियड टी होता है, फ्रीक्वेंसी एफ होती है, इसका टाइम पीरियड टी होता है, फ्रीक्वेंसी एफ होती है, टाइम पीरियड टी होता है, फ्रीक्वेंसी एफ। अब ये पोजीशन है तो ये मतलब चेंज होती है, डिस्टेंस
उससे हाफ टाइम पीरियड में ऑसिलेशन करती है, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी, स्पीड डिस्टेंस, ये दोनों, तो इनकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है, ये होती है 2f होती है दोनों की फ्रीक्वेंसी। उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी, इनकी फ्रीक्वेंसी याद कर लेना, ठीक है। अगर टाइम पीरियड टी है किसका पोजीशन का, तो इनका ये होता है, ये चीज याद कर लेना अभी के लिए, कि अभी इन चीजों को एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम जाएगा, और एक बार थोड़ी सी क्लास की दिक्कत हो चुकी है, तो अभी अपन वापस एक्सप्लेन नहीं करेंगे इन चीजों को, मतलब मैंने बता दिया, एक्सप्लेन तो करना ही है, बाकी ये चीजें बता दी मैंने, तुम इनको थोड़ा याद ही करना पड़ेगा। जैसे ये इन दोनों का मोड है, तो इनकी T/4 होती है और ये 4f होती है, ये दोनों चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम दो मेथड होते हैं, फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड। और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में क्या, अपनी नीट की लाइफ में इनसे डेराइव करा के कोई फॉर्मूला नहीं पूछते, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। अपने पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है, वो क्या होता है, वो होता है अपने पास टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन, यहाँ पे एल क्या है, एल है तुम्हारी डिस्टेंस ऑफ हिंज पॉइंट टू लेके यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, हिंज पॉइंट से, हिंज से सेंटर ऑफ मास सीएम ऑफ बॉडी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं अपन एल। जी, जी यहाँ पे है नेट एक्सेलरेशन, ना कि ग्रेविटी, ये चेंज होता है किसके साथ, ग्रेविटेशनल के साथ। नेट एक्सेलरेशन के अगर मैं लिफ्ट में रखूंगा उसके साथ ये चेंज होता है। अब देखना, एक चीज देखना, टू द करेक्ट लेंथ वर्सेस स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ग्राफ फॉर सिंपल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, टी प्रोपोर्शनल रूट एल, तो कौन सा रखा, ये वाला, सही है, सही है ना। तभी तभी दिक्कत आ रही है भाई, कहां से सही है भाई, कट गया फिर तेरा, देखना अभी यहाँ पे टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई एल अपॉन जी, ठीक है। लेकिन तुम्हें टी और एल के बीच में ग्राफ नहीं पूछा, तुम्हें पूछा है टी स्क्वायर और एल के बीच में। अब टी स्क्वायर एक जगह है, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाला ग्राफ बन रहा है, एक जगह टी स्क्वायर को एक्स मान ले और इसको एल मान ले, ये वाला आंसर नहीं आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन रहा है भाई। ये चीज ही तो तुम्हें वहां पे डुबा रही है एग्जाम में, छोटी छोटी चीजें। तो टाइम पीरियड ये है, होमवर्क हो जाएगा, वही है। पर भाई परसेंटेज में तो बहुत क्वेश्चन कर ली, बहुत ही क्वेश्चन कर ली। ये तुम्हारे पास, अब देखना, मैंने बोला था कि नेट एक्सीलरेशन होता है कैसे, टाइम पीरियड 2 पाई एल अपॉन जी प्लस है, अगर अपवर्ड जाएगी, ये मैंने बता रखा है जी प्लस ए होता है अगर अपवर्ड जाती है, डाउनवर्ड जाती है तो जी माइनस ए होता है। और अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री पे एक एक्सीलरेशन लगा दूं हॉरिजॉन्टल में, और यहाँ पे जी लग रहा है, तो इसका नेट एक्सीलरेशन क्या आएगा, क्या वेक्टर सम, वेक्टर सम क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया अपने पास, आगे आगे चलते हैं। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, सेकंड पेंडुलम होता है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, उसको अपन सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। ये चीज याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन में बोलेगा सेकंड पेंडुलम, तो मैं समझ जाना है बाय डिफॉल्ट कि ये है अपने पास टाइम पीरियड 2 सेकंड और 1 मीटर का। अब देखना, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट हैविंग मास एंड रेडियस डबल दोज ऑफ अर्थ इज, मतलब कहाँ गया, हाँ, कोई प्लेनेट है वहां पे मैंने सेकंड पेंडुलम ले जाके रख दिया जिसका मास और रेडियस डबल थी, तो मेरे को बताना है कि इन दोनों के नया टाइम पीरियड क्या होगा। अब देखो जी क्या होता है, क्या जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये चीज तो आती है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस प्लेनेट पे जीपी, यहाँ पे मास और ये जी, मास और रेडियस दोनों डबल है, तो जी 2m अपॉन 2r का, ठीक है, तो 2gm अपॉन 4r का स्क्वायर, तो ये हो गया अपने पास जी एम अपॉन 2r का स्क्वायर। तो क्या जो अब नया वाला
प्लेनेट है उस पर ग्रेविटी क्या अर्थ की आती है, जी ऑफ पी इज जी ई अपॉन 2। ये चीज तो यहां से समझ में आ रही है। अब देखना टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/रूट जी के, ये एल तो सेम है। अब टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज इक्वल टू रूट जी ऑफ प्लेनेट और टाइम पीरियड ऑन प्लेनेट इक्वल टू हो जाएगा रूट जी ऑन अर्थ। अब ये कैसे हुआ सर, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अब देखना टी ऑन अर्थ अपॉन टी ऑन प्लेनेट इज इक्वल टू हो जाएगा जी ऑन प्लेनेट कितना होता है जी/2, तो ये हो जाएगा जी/2 इंटू जी, जी से जी चला गया, जी से जी गया तो 1/2 आ गया, 1/√2। तो टी ऑन प्लेनेट आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ से √2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑन। आया समझ में, इतना समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार तुम वापस जाके देख सकते हो पॉज करके, भाई नॉर्मल सा कुछ भी नहीं किया इसमें, जी देखा है पहले ना, अर्थ पे देखा है ये, फिर उस प्लेनेट पे निकालनी है, ग्रेविटेशन अगर पढ़ा है तो ये चीज आएगी। उसके बाद में वहां से मैंने पता चला कि जी जो ये ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल है ग्रेविटी वो हाफ है एज कंपेयर टू अर्थ। उसके बाद में मैंने उसको टाइम पीरियड से कंपेयर किया, उसके रूट एल अपॉन जी होता है, तो किसके हैं ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उस हिसाब से मैंने ये कर दिया। ये है तुम्हारे पास क्या, तो फॉर्मूला बता देता हूँ, पढ़ लेना, आ सकता है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर टाइम पीरियड का इसका फॉर्मूला होता है √2 एल अपॉन 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो इंटू, ठीक है। सिग्मा और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बी लिक्विड, ठीक है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये चीज लगाना, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक होता है तुम्हारे पास कि इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम पेंडुलम इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तुम्हें बोल दे कि मैंने इतना बड़ा पेंडुलम बना दिया, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही बना दिया, या उससे हाफ बना दिया, इतना बड़ा पेंडुलम क्या बन सकता है? हाँ नहीं यार, उन्होंने इमेजिन किया। तो उस केस में जो अपने पास ये आता है टाइम पीरियड, वो आता है t इज इक्वल टू 2 रूट 1 अपॉन जी अपॉन 1 प्लस आर और 1 प्लस एल। अब इसको तुम अगर डायमेंशन से करना चाहो देख लो, आर और एल नीचे है, ये ऊपर जाएंगे तो एल अपॉन जी की डायमेंशन दे देंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब रेडियस ऑफ अर्थ और लेंथ ऑफ पेंडुलम पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है? कंपाउंड पेंडुलम यानी कि किसी भी चीज को पकड़ के और ऐसे ऑसिलेट कराने लग गए, उसको बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम। देखना कंपाउंड पेंडुलम, मान लो ये कोई ये है, कोई बड़ी सी बॉडी है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से कंपाउंड पेंडुलम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है वो आता है 2πI/m/g/t। अब यहाँ पे कौन क्या है वो देख लेना। आई इज इक्वल टू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज पॉइंट, हिंज पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज पॉइंट, ये है तुम्हारे पास मोमेंट आई। मास है एम, ये जी है पता है, डी क्या है, डी है डिस्टेंस ऑफ हिंज पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। इसका मीनिंग पता होना चाहिए तुम्हें, ये चीज समझ में आ गई, फॉर्मूला याद कर लो, क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। An uniform rod of mass m and length l are suspended about its end. Time period of small angular oscillation. इसका टाइम पीरियड निकालना है, क्या होता है टाइम पीरियड इक्वल टू क्या मैंने बोला था 2π√I/m/g/d कर देंगे। अब यहां से मैंने बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज पॉइंट, इसका मोमेंट ऑफ कोई रोड होती है
उसके जो ये कॉर्नर होता है, इससे जब अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कितना आता है? सर वो तो याद नहीं आ रहा सर, ml² by 3 नहीं आता था क्या यार? ml²by 3 सेंटर ऑफ मास से आता था ml²by 12, कुछ याद आ रहा है? अगर आ रहा है तो बढ़िया है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 पाई रूट आई अपॉन आई, क्या आई तो निकाल लिया ना, आई तो निकाल लिया, आई ये हो जाएगा ml²by, ठीक है। अब m इसका मास है, g इसमें है इंटू डी, डी क्या है? हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगी? हो जाएगी तुम्हारे पास l बाई, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा तो ये l/2 हो जाएगी। तो क्या ये हो जाएगा मेरे पास 2 पाई m से m चला गया, ठीक है, और l से l चला गया, तो 2l/3 जी, 2l/3, 2 पाई 2l/3 जी। आया समझ में? फॉर्मूला बता दिया, उस पर क्वेश्चन करा दिया तो तुम फॉर्मूला लगाना आ चुका होगा इस चीज से। देखना आई अपॉन mgd किया, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, इस डिस्टेंस को मेरे को हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ मास तक लेना था, बाकी कैलकुलेशन की आंसर आ गया। इजी तो था यार। स्प्रिंग मास ऑसिलेशन, ये चीज अच्छी है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते, ये नीट 26 में क्वेश्चन आ सकते यहाँ से, ठीक है। स्प्रिंग मास ऑसिलेशन क्या होता है, तुमने देखा होगा, ये है तो स्प्रिंग लगाई, उस पर मास जोड़ दिया और इसको ऑसिलेट करवा के छोड़ दिया, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड आता है इसका वो आता है 2 पाई रूट m अपॉन, ठीक है। ये चीज याद रखनी पड़ेगी अभी के लिए, और ये चीज देखना, तो मैं ना इसको ऐसे कर दो, तुम इसको ऐसे कर दो, है ना, तुम इस मास को ऐसे कर दो, तुम इस मास को चांद पे ले जाओ, चांद पे, चांद पे, तब भी ये रूट अरे यार क्या बोल रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन के ही रहेगा, क्योंकि दिस इज नॉट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, बिल्कुल टाइम पीरियड ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। कैसे भी रख लो मास को, ये क्या है, तो bodies A, B equal mass are suspended from two massless spring K1 K2 if bodies oscillate vertically such that their amplitudes are equal, the ratio of maximum velocity। देखना कैसे करेंगे, यही का क्वेश्चन है, इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं। टू बॉडीज A and B इक्वल मास है, सस्पेंडेड फ्रॉम टू massless spring and springs K1 और K2, ठीक है, respectively the bodies oscillate vertically such that their amplitudes are equal, वर्टिकली ऑसिलेट करिए और उनके एम्पलीट्यूड इक्वल है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है। देखना Vmax क्या होता है पता है, Vmax होता है अपने पास ए ओमेगा, ठीक है। अब ए ओमेगा ये इक्वल है दोनों में, ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई इंटू एफ। अब टाइम पीरियड क्या आता है, किसके प्रोपोर्शनल आता है, रूट एम अपॉन के, और मास भी सेम है, तो क्या टाइम पीरियड किसके आ जाएगा 1 अपॉन रूट, ठीक, और 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड ही तो होती है, तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या यहाँ से पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के? भाई देखना, 3-4 चीजें बता दी और दिमाग से कराओगे, ये क्या कर दिया आप, देखना वापस यहाँ पे, देखना यहाँ क्या है, Vmax, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। दूसरी चीज, मैं यहाँ पे इसने बोल दिया कि एम्पलीट्यूड सेम है, तो एम्पलीट्यूड क्या है, दूसरा होता है 2 पाई इंटू एफ, ओमेगा 2 पाई एफ होता है, ये कांस्टेंट है, एफ के प्रोपोर्शनल है। अब टाइम पीरियड होता है एम अपॉन के, मास भी कांस्टेंट कर दिया, तो अपने पास टाइम पीरियड रूट अपॉन के प्रोपोर्शनल। अब देखना 1 अपॉन रूट के प्रोपोर्शनल है, और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की इनवर्सली होती है, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के, तो ये दोनों
दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो ये दोनों दोस्त हुए तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, तो इनका मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हो जाएगा √k1/k2। फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होगा वो भी मैक्सिमम का रेशियो, तो k1/k2 कहाँ है, आया समझ में। चले आगे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग अपन दो टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट कर सकते हैं अपन सीरीज, और दूसरा कर सकते हैं अपन पैरेलल। सीरीज और पैरेलल दोनों कर सकते हैं। सीरीज कैसे कर सकते हैं, मान लो ये है, एक स्प्रिंग दो स्प्रिंग, ये मैंने सीरीज में लगा दिया, मास सेम लगा दी, ठीक है। तो इसका जो क्या बोलते हैं, इसमें पहले तो एक चीज याद रखना, फोर्स सेम रहता है, फोर्स सेम रहता है, और इसका जो के आता है नेट, वो आता है के इक्विवेलेंट, वो आता है k1 + k2 अपॉन k1 + k1 k2, सॉरी k1 k2 अपॉन k1 प्लस, ये दो स्प्रिंग के लिए। बाकी तुम्हें पता है 1/k1 प्लस अपॉन k1, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, वो वाला कर ही सकते हो। बाकी दो स्प्रिंग के लिए बता रहा हूँ, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो k इक्विवेलेंट 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 एंड सो ऑन। दूसरा हो सकता है तुम्हारे पास पैरेलल, बस लगा दिया, ठीक है, ये हो गया पैरेलल। यहाँ पे तुम देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास के इक्विवेलेंट हो जाएगा तुम्हारे पास k1 + k2 + k3, ठीक है। ये छोटी छोटी दो सिंपल चीजें बता दी, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देख रहे हो ये तो उसको, ये तुम्हें बता ही दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मेरे को निकालना है, ए ब्लॉक ऑफ मास m हैंग्स फ्रॉम 3 स्प्रिंग्स, 3 स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है तेरा मास, हैविंग सेम स्प्रिंग कांस्टेंट के, इफ द मास इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स डाउनवर्ड, टाइम पीरियड बताना है। क्या होता है, t = 2π√m/k, ये होता है ना, ये होता है। अब मास अपॉन के, मेरे को के इक्विवेलेंट निकालना है पहले, बस के इक्विवेलेंट ही निकालना है मेरे लिए। ये पैरेलल में क्या होता है k1 + k2, तो क्या ये 2k हो गया और ये k हो गया, ये दोनों किस में, सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, k 2k, इस ये इससे सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट अपन निकाल लेंगे। तो क्या था अपने पास फॉर्मूला के इक्विवेलेंट का, k1 k2 अपॉन k1 + k2, ठीक था, k1 k2 तो 2k * k अपॉन k1 + k2 3k, k से k चला गया तो 2k/3, 2k/3, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, k इक्विवेलेंट हो जाएगा 2k/3, 2π√m 2k/3, तो 3 ऊपर आ गया तो 3m/2 क्या जाएगा, 3m/2। देखना यार, कुछ नहीं किया वहां से, सिर्फ मैंने करा है सीरीज और पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगा है, वो आपको लगाना आना चाहिए। ये दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2k, k + k, ये हो जाएगा तुम्हारे पास k, दोनों सीरीज में करोगे तो ये तुम्हारे पास टोटल हो जाएगा, कौन सा लगा देता हूँ, इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। A body of mass m attached to the lower end of a spring has negligible mass when the mass m is slightly pulled down released oscillation, होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, देख लेना, मतलब 16 का है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन तुम कर सकते हो उसको जितना मैंने पढ़ा है। एक तो अपने पास टाइम लिमिट रह गई, वरना तो अपन यो कर देते। अब कटिंग ऑफ स्प्रिंग में क्या होता है, एक चीज याद रखना, जब भी अपन स्प्रिंग को कट करते हैं, तो मान लो ये कोई
स्प्रिंग है, लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्प्रिंग कांस्टेंट के, बस इतना याद रखना। अगर मान लो मैं इस स्प्रिंग को दो पार्ट में काटूं, एल और के वन का है, इसको मैं दो पार्ट में काटूं, इसको मान लिया मैंने एल बाई 2 में काट दिया, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आएगा अपने पास 2k। अगर इसकी लेंथ एल बाई 2 होगी तो इसका भी 2k आ जाएगा और एल बाई 2। ठीक है, इसका ग्राफ तुम्हें पता है के और एल में जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। एक चीज याद रखना, अब तुम्हारे से किस टाइप का क्वेश्चन कराते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन अपने पास आता है कि ये क्या करेंगे, किसी स्प्रिंग को अपने से कटवा देंगे, फिर उसके बाद में किसी को पैरेलल में सीरीज में जुड़वा के और के इक्विवेलेंट निकलवाएंगे, बस इतना सा करने वाला है तुम्हारे। ये है स्प्रिंग फोर्स, ये दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज की, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, के डेज, तो ये बताना है। अब देखना, 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ यार, अगर तुम बोलो तो कर गया। देखते हैं, ए स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के is cut into length of ratio 1 ratio 2 ratio 3, they are connected in series, मतलब कोई लेंथ ये थी, ये है ना, इसको 1:2:3 में काट दिया और उनको कनेक्ट कर दिया सीरीज में, एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज k, देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, काट के सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो k डैश आ रहा है, यानी कि उसका था ही k डैश, मतलब काटा, मतलब काटने से पहले उसका कुछ के था। ठीक है, और जब उसको काट के वापस सीरीज में जोड़ दिया तो वही स्प्रिंग बन गई, तो के डेस ही आ गया। दूसरी चीज, अब इसको अगर मैं पैरेलल में जोड़ू तो पहले तो ये देखना 1:2:3 में काटा है, तो यानी कि अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी लेंथ होगी 2x और इसकी लेंथ होगी 3x। ये चीज समझ में आती है? ठीक है, अब अगर मैं टोटल लेंथ बोलूं x + 2x + 3x इज इक्वल टू, मेरे पास हो जाएगा l। मान लो इसकी टोटल लेंथ l है। अब 6x इज इक्वल टू l, x इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास x इज इक्वल टू l/6 आ गया। और यहाँ पे तुम्हें पता है k और x का जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा, कहीं पता चल रहा हो ज्यादा तेज बोलते हो, दोबारा करते हैं। x + 2x + 3, मेरी वीडियो को 2x पे मत देखना, पहले ही बोल देता हूँ तुम्हें, मेरी वीडियो पहले ही 2x पे चलती है। x + 2x + 3x, ठीक है, ये अपने पास टोटल लेंथ हो जाएगी इनकी, जो कि अपने पास l के इक्वल है, तो x क्या आ जाएगा l/6। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि k और x हर स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होता है, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे को पहले इस पार्ट का निकालना है, तो ये x वाला निकालना है ना, तो k मान लिया कि इसका k है, तो ये आ जाएगा अपने पास l/6 इंटू के डेस इंटू l। पूरी स्प्रिंग का कंपेयर कर दिया किसके साथ, क्योंकि के सबके लिए कांस्टेंट होता है, इसका के डेस था, लेंथ l थी तो के डेस इंटू l, इसका के निकालना है मेरे को और लेंथ l/6 है, तो क्या ये मेरे पास l से l कट गया, k इज इक्वल टू 6 के डेस आ गया। और अगर ये 6 के डेस आ गए इसी फॉर्मेट में अगर तुम निकालोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 6k, ये आएगा 3k और ये आएगा 2k। ठीक है, ये जो चीज तुम करके देख सकते हो। अब इन तीनों को क्या करना है तुम्हें, पैरेलल में जोड़ना है, पैरेलल में जोड़ोगे तो क्या होगा, 6k + 3k + 2k कितना हो गया 11k। पैरेलल में क्या होता है k1 + k2 + k3, तो इन दोनों का रेशियो ले लो, k डैश k डैश k डैश k, तो इन दोनों का रेशियो लोगे 11k/k डैश, तो k डैश से k डैश गया, ये अपने पास 1, तो k और k डैश का देख लेना तुम, ये नीचे आएगा तो। ठीक है, इजी था यहाँ तक तो, कोई दिक्कत नहीं लगी ना। लास्ट टॉपिक बचा है सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। सुपरपोजिशन क्या होता है, मतलब देखना, एडिशन ही होता है एक तरीके का एसएचएम का। ये देखो, मान लिया कोई दो एसएचएम है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, दूसरा x2 है ए कोस ओमेगा टी प्लस। ठीक है,
अब इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा तो जो नेट एम्पलीट्यूड आता है वही चीजें निकालनी होती है यहाँ पे। वो आ जाता है तुम्हारे पास एक्स आ जाता है, वो आ जाता है तुम्हारे पास a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाइव। जो तुम्हारे पास इसका नेट आता है वो आता है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाइव। वेक्टर सम जैसा ही है, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टू ऑसिलेटिंग पार्टिकल, x इक्वल टू ये है, x2 ये है, तो बताना है कि देन इक्वेशन ऑफ सुपर इम्पोज एसएचएम की निकालनी है। अब तुम चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, चाहो तो तुम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। इसका वेक्टर सम करना है सीधा सीधा। ये अगर मान ले ये x1 है, अगर मैं cos वाले को यहाँ पे मान लेता हूँ, इजीली cos मान लिया, x2 मान लिया नीचे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4 है ना, 4 cos ओमेगा टी। अगर मैं साइन वाले को ऊपर मानूं तो ये 90 डिग्री पे होगा, 3 sin ओमेगा टी। तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो तो क्या आएगा, क्या वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तुम्हारे पास 5 मीटर आएगा, ठीक है, 5 मीटर आ गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी रहेगी। उसके अलावा यहाँ से कितने एंगल पे होगा, ये यहाँ लगाओगे तो ये 37 के एंगल पे होगा। तुम सीधा सीधा लिख सकते हो कि 5 sin ओमेगा टी प्लस 37 सॉरी कोस, कोस से 37 ऊपर है, आया समझ में, ये हो गया। के बाद में आता है तुम्हारे पास सुपर इम्पोज। तो मैं ये तो बता ही दिया ना मैंने, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट, तो सुपर इम्पोज मोशन के लिए ये बताना है, क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। 2015 में फिर पूछा है, साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी दोनों 90 डिग्री के एंगल पे, क्या आ जाएगा इनका एम्पलीट्यूड, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 90 डिग्री पे वेक्टर सम ही तो होगा। ये हो गया तुम्हारे पास आज का कोटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, ठीक है। ब्लैक में दिख नहीं रहा ना, कोई बात नहीं, सुन लिया तुमने। देखो लास्ट टाइम बचा है नीट में, लास्ट टाइम बच्चा है। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर मैं तो जो, मतलब ये जो लास्ट टाइम बचा है ना, तो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया लेकिन अब कुछ याद नहीं रह रहा। एक चीज बताऊं, तुम्हें ही सिर्फ ये ख्याल नहीं आ रहा, जो टॉपर बनने वाला है ना उसको भी यही ख्याल आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं तो मैंने कुछ छोड़ रखा है, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। तो ये चीज अपने दिमाग से निकालो, जो होगा अच्छा ही होगा। अपन ने जितना पढ़ रखा है, अपन ने अच्छे से पढ़ा है पूरे साल, तो अपन को वो चीज एग्जाम में याद आएगी। भले अभी अपन को लग रहा हो कि नहीं याद आ रही, पर एग्जाम में वो चीज याद आएगी। और तुम्हारी मेहनत का एक एक कतरा तुम्हें एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। एक चीज याद रखना, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। ये चीज है ना, मैंने तब सीखी थी जब मेरे नीट में रोल नंबर गलत हुए थे। तब मेरे को लगा था कि हाँ मेरे तो दुनिया ही उजड़ गई भाई, मेरी कोई नहीं हुई। बट मैंने इतनी मेहनत की थी, मैंने भगवान से प्रे किया कि काश मेरी वो कॉपी चेक हो जाए और मेरे को कॉलेज मिल जाए। सिर्फ एक रोल नंबर की वजह से मैं वहां पे अपना सिलेक्शन हो रहा था। बट फिर मैंने एक ही चीज याद रखी कि जो तुम्हारी मेहनत होती है ना, वो दुनिया गोल है, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे पास घूम के आती है। ये चीज याद रखना। और एक छोटी सी चीज और याद रखना जो मैं हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखता हूँ, कि तुम्हारे स्ट्रगल में तुम अकेले होते हो, सफलता में पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होती है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज अपनी क्लास खत्म करते हैं, चले।